आज हमारा और आप लोगों का जो चैप्टर है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन को हम और आप लोगों ने पहले भी डिफाइन किया हुआ था। द हार्मोनियस फंक्शनिंग of the interrelated organs or parts or structures is simply called as the coordination। और ये बात मैंने आप लोगों को समझाई हुई थी कि कोऑर्डिनेशन का असल मतलब होता क्या है। लेकिन जब हम और आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन को डिफाइन किया तो फिर हम और आप लोगों ने ये बात जरूर कही हुई थी कि ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में हर एक सिस्टम का, हर एक ऑर्गन का, हर एक स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है बॉडी में कोऑर्डिनेशन में। लेकिन इनमें से दो सिस्टम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन था, दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन था। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन था और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन था, इनके बीच में दो मेन डिफरेंसेस थे जो कि मैंने आप लोगों को नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर डिस्क्राइब किए हुए थे। इनको फिर हम और आप लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ये था कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये सेकंड लार्जेस्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। दूसरी बात जो हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी वो ये थी कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो सुपीरियर है, वो सबसे टॉप पे है, क्योंकि बाकी सब कोऑर्डिनेशन सिस्टम को इसने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो सुपीरियर नहीं है, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन के मुकाबले में इंफीरियर है। यानी ये इसके बाद ये जो होता है सेकेंड नंबर पे आ जाता है। इसलिए दो पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो इंफीरियर वाला होता है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर आ जाते हैं। अगर आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख ले तो वहां पे हम आमतौर पे कहते हैं एल्वियोलाई इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब कि एल्वियोलाई एक सेल है। फिर जब हम और आप लोग सेकंड चैप्टर पे आ गए तो वहां पे हम और आप लोगों ने पढ़ा नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फिर जब हम और आप लोग थर्ड चैप्टर के ऊपर आ गए तो ऑस्टियोसाइट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फिर जब हम और आप लोग उधर ही में सो मायोसाइट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसी तरह से अगर आप लोग हर एक चैप्टर में देख ले एक सेल होता है और वही जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल भी होता है और वो फंक्शनल भी होता है। लेकिन ये वाह चैप्टर है कि इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इसको हम और आप लोग फॉलिकल कहते हैं, जबकि इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है इसको हम और आप लोग हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं एमसीक्यूज में आप लोगों से बाकी चैप्टर में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछा गया तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वही एक सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल भी होता है और वो फंक्शनल भी होता है। लेकिन ये वाहिद चैप्टर है कि इसका स्ट्रक्चरल यूनिट कुछ और है, फंक्शनल यूनिट कुछ और होता है। लेकिन बार बार मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की हुई थी कि स्ट्रक्चर को हम आमतौर पे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसलिए बात दफा एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा जाता है इसका मॉर्फोलॉजिकल यूनिट है क्या है, फिर ये फॉलिकल होगा। लेकिन फंक्शनल को हम और आप लोग फिजियोलॉजी हम और आप लोग इसको कहते हैं, तो इसका फिजियोलॉजिकल यूनिट क्या होगा वो फिर हार्मोन होगा। चाहिए था कि हम और आप लोग फॉलिकल के स्ट्रक्चर को हम और आप लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम और आप लोग इसको यहां पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसी ही चैप्टर में भी फॉलिकल के स्ट्रक्चर का किसी ग्लैंड के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इनके अलावा जब हम और आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे तो उधर पे भी वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फॉलिकल्स का डायग्राम प्रेजेंट होगा, उनको हम वहां पे भी पढ़ेंगे। इसलिए फॉलिकल के साथ मैं यहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा हूं। इसका मतलब कि हम और आप लोग इसको फिर आगे डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जहां तक हार्मोन का काम है, हार्मोन को हम और आप लोग जरूर डिस्क्राइब करेंगे और हार्मोन के ऊपर काफी हद तक इस चैप्टर में डिस्कशन है भी। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ये जो हार्मोन्स होते हैं, आप ही के बुक ने इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है और वो है इंटरनल सेक्रीशंस। इंटरनल सेक्रीशंस को याद रख ले। इंटरनल सेक्रीशन कहीं अगर आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर ये लफ्ज नजर आ जाए तो इसका मतलब हार्मोन ही होता है। लेकिन एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी था, वो लफ्ज मैंने आप लोगों को होम्योस्टेसिस के अंदर समझाया हुआ था कि इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ब्लड ही होगा। इसका मतलब कि इंटरनल सिक्रीशन और इंटरनल इन्वायरमेंट मिलते जुलते अल्फाज है, लेकिन इनमें जमीन व आसमान का फर्क है। ये जो हार्मोन्स होते हैं इसके लिए आपके बुक ने एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ है और वो है केमिकल मैसेंजर्स।
केमिकल मैसेंजर का लफ्ज भी हम इसके लिए लगाते हैं, और ये लफ्ज इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वहां पे इन्होंने इस चैप्टर को इस लफ्ज को उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। आमतौर पे केमिकल मैसेंजर से स्टूडेंट्स मतलब ये लेते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का दूसरा नाम केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्यों कि इस लफ्ज को उन्होंने नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के अंदर लगाया हुआ है, हालांकि इसका मतलब हार्मोन्स ही होते हैं। तो आप लोगों को कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि हार्मोन के लिए हम ये 3 अल्फाज जो होते हैं हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम और आप लोग असल में हार्मोन के ऊपर आ जाए कि ये हार्मोन है क्या, तो जो हार्मोन होता है ये असल में ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है सादा अंग्रेजी में इम्प्यूटस, IMPETUS, इम्प्यूटस। इम्प्यूटस इंग्लिश का लफ्ज है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। अगर हम और आप लोग इसको सादा अंग्रेजी में कन्वर्ट कर ले तो इसका मतलब होता है एक्साइटमेंट, EXCITMENT, एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट का मतलब जोश होता है, जज्बा होता है, वलवला होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हार्मोन का बेसिक जो लफ्ज है इसका मतलब एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट इसका मतलब जोश जज्बा होगा। तो ज़हन में सवाल आ जाता है कि क्यों हमने इसको ये नाम दिया हुआ है। इसका सादा आंसर ये है कि ये हार्मोन्स जो होते हैं ये आमतौर पे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम और आप लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर एक्साइटमेंट लाता है, इंप्यूटस लाता है, जोश लाता है, जज्बा लाता है। इसका मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर एक्साइटमेंट लाता है, जोश लाता है, जज्बा लाता है। मेटाबॉलिज्म किसी किस्म का भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो फिर हम और आप लोग इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ना हो फिर हम और आप लोग इसको आमतौर पे केमिकल रिएक्शन हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो जो हार्मोन्स हुआ ये मेटाबॉलिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को करा लेता है, वहां पे एक्साइटमेंट को करा लेता है। लेकिन अगर आप लोग मेटाबॉलिज्म को वैसे देख लें तो मेटाबॉलिज्म के लिए जो मेटाबॉलिज्म होता है इसके बॉडी के अंदर जब कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाता है तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीजें बन जाती हैं, लेकिन 2 चीजें हमारे साथ मेन बनती है। इनमें से एक चीज जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनता है इसको हम और आप लोग प्रोटीन्स कहते हैं, जबकि जो दूसरी मेन किस्म की चीज हमारे साथ मेटाबॉलिज्म के अंदर बनते हैं वो एटीपीज होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हार्मोन का एक फंक्शन यह भी है कि ये प्रोटीन्स और एटीपीज को बना लेते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के अंदर बनते हैं मोस्टली जहां पे ये बॉडी के अंदर यूज होते हैं, मोस्टली जहां पे ये यूज होते हैं वो ग्रोथ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं इसका एक फंक्शन ये है कि आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो एटीपीज होते हैं इनको आपके कोर्स के अंदर डिस्कस भी किया गया है, यहां पे फिर बता भी देता हूं कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में जितने भी एटीपीज प्रोड्यूस हो जाते हैं इसका 65% पार्ट, 65% मतलब मेरा मतलब यह है कि अगर 100 एटीपीज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए हैं तो उनमें 65 एटीपीज जो होते हैं इनको बॉडी इस्तेमाल कर लेती है ऑन दी एक प्रोसेस जिसको हम और आप लोग थर्मो रेगुलेशन हम और आप लोग इसको कहते हैं। अगर आप लोग 100 से 65 को निकाल दे तो फिर ये 35% बन जाता है, और जो 35% होता है इन एटीपीज को जो बॉडी होती है उनमें जो और सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हर एक सिस्टम का अपना एक फिर हिस्सा होता है और वो जो सिस्टम्स होते हैं वो फिर इसके थ्रू रन करते हैं। इसका मतलब कि जो 35% एटीपीज होते हैं ये बाकी जो सिस्टम्स होते हैं इनकी फिजियोलॉजी के लिए जरूरी होते हैं। अब अगर आप लोग अंदाजा लगा दें कि ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जो बहुत ज्यादा एटीपीज होते हैं इनको हम और आप लोग थर्मो रेगुलेशन के लिए हम और आप लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तब जाके हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं इसका बेसिक फंक्शन यह है कि ये मेटाबॉलिज्म को कराता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म के 2 मेन फंक्शन है, इनमें से एक ग्रोथ है, इनमें से एक टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, इनके अलावा बाकी जो सिस्टम्स होते हैं इनको भी रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा सोचे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुए तो फिर आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, आपके बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो भी फिर काम नहीं करेंगे। तो अगर किसी इंडिविजुअल में, ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में ये चीजें ना हो तो अंडरस्टूड बात है, उसको हम और आप लोग डेथ ही कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के लिए वाइटल होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, इनके बगैर आप लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तब जाके आपके बुक ने बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, हार्मोन्स आर वाइटल फॉर लाइफ, यानी लाइफ इसके बगैर बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता।
तब जाके जब हम और आप लोग हार्मोन को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। इसलिए अगर किसी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर हार्मोन के लेवल में मसला आ जाए तो इनके बॉडी में ये जो वेट होता है, ग्रोथ होता है, इनमें भी मसला आ जाते हैं। और आजकल आमतौर पर आप लोगों ने ये लफ्ज सुना भी होगा कि इसका हार्मोनल प्रॉब्लम है। यानी जब हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए तो बॉडी में जो ग्रोथ वगैरह होते हैं इनमें भी मसला आ जाते हैं। यही हार्मोन्स होते हैं, कोर्स ने डिस्कस भी किए हुए हैं, जो कि जिस तरह के थायरॉक्सिन वगैरह है जो बॉडी के अंदर टेंपरेचर वगैरह को भी रेगुलेट करते हैं। इनके अलावा और भी हार्मोन्स हैं जिनको हम और आप लोग पढ़ेंगे जो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं, अगर हम और आप लोग कहीं इसकी केमिस्ट्री देख ले तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये होते बेसिकली प्रोटीन है। यानी जितने भी हार्मोन्स होते हैं मोस्टली ये प्रोटीन होते हैं। पर सिर्फ ये प्रोटीन नहीं होते, ये स्पेसिफिक इन फंक्शन भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये है भी प्रोटीन पर ये स्पेसिफिक इन फंक्शन भी है। लेकिन अगर मैं इन दो अल्फाज को इस्तेमाल कर लूं तो ऑटोमेटिकली आपका जो जहन होता है वो एंजाइम की तरफ भी चला जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं इनके बारे में भी हम कहते हैं कि ये सारे के सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये सारे के सारे स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं। तो ये बात तो फिर एंजाइम के अंदर भी है। तो फिर जहन में सवाल आ जाता है कि आखिर इस एंजाइम और इस प्रोटीन इसमें फिर बेसिक डिफरेंस क्या है। आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर हो रहा है। अगर आप लोग इसके अंदर एंजाइम को डाल दें, एंजाइम आप लोग इसके अंदर डाल दें, तो जो एंजाइम होता है इनके बारे में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, इट स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शन। स्पीड अप से मेरा मतलब एक्सेलरेट कर लेता है, यानी ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई केमिकल रिएक्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक के अंदर उसने होना है, तो अगर आप लोग उस स्टमक से उन केमिकल जो इनके रिएक्टेंट्स होते हैं इनको आप लोग निकाल दें और आप लोग उन रिएक्टेंट्स को फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, कान के अंदर आप इसको डाल दें, आईज के अंदर आप इसको डाल दें और साथ में आप लोग एंजाइम को भी डाल दें, तो एंजाइम इस चीज को नहीं देखेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है क्या इसको स्टमक के अंदर ही होना चाहिए। नहीं, अगर आपने आईज या ईयर के अंदर या किसी और जगह पे भी आप लोगों ने डाला, वो जो एंजाइम होगा उस केमिकल रिएक्शन को दरज लगा देगा, इसको करा देगा। कैटलिस्ट का काम करता है, स्पीड अप करा देगा, वो करा देगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंजाइम्स होते हैं इनमें हम एक बेसिक लफ्ज लगाते हैं दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, स्पेसिफिक इन फंक्शन। हां, ये किसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट का काम करता है, यानी स्पीड अप कराता है, एक्सीलरेट कराता है मेटाबॉलिक रिएक्शन को। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं इसमें कोई शक नहीं है ये प्रोटीन है, इसमें कोई शक नहीं है ये स्पेसिफिक इन फंक्शन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टमक है, वही एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, उनसे आप लोग रिएक्टेंट्स को निकाल दे और आप लोग उन रिएक्टेंट्स को फॉर एग्जांपल उसी तरह से आईज के अंदर डाल दे, ईयर्स के अंदर डाल दे, माउथ के अंदर डाल दे, हाथ पे रख ले और साथ में आप लोग हार्मोन को भी डाल दे, तो उसके केमिकल रिएक्शन को नहीं करेगा। क्यों? कि जो हार्मोन्स होते हैं ये देखते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन को कहां पे होना है, किधर पे होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, कितने टाइम में होना है। अगर आप लोग इन बातों का लिहाज रखेंगे तो फिर हम इसके लिए मेडिकल साइंस में एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज हम इसके लिए लगाते हैं, अंग्रेजी में भी हम ये लफ्ज लगाते हैं कि ये रेगुलेट करता है। और रेगुलेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ये केमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन कब को होगा, किधर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कितने टाइम में होगा। इन सब चीजों के लिए हम एक ही लफ्ज लगाते हैं, वो है रेगुलेशन। जिस तरह के अगर आप लोग देख ले, ये जो बोर्ड्स होते हैं वो आपके एग्जाम्स को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट का मतलब ये है ये एग्जाम कब को होगा, किधर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितने टाइम में होगा। अगर आप लोग ईटा वालों को देख लिए, एग्जाम रेगुलेट करते हैं। अगर आप लोग ये बाकी जिस तरह की ये प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी का मतलब ये है कि ये चीजें कब को होंगी, कैसे होंगी, किधर होंगी, कितने टाइम में होंगी, क्यों होंगी, इनको हम रेगुलेशन का लफ्ज लगाते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट की मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दी है, तब जाके आप लोगों ने ईटा में एमसीक्यूज के अंदर इस लफ्ज को खास तौर पे देखना है। अगर उसने ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन अगर वहां पे इन दो अल्फाज के अलावा लफ्ज कैटलिस्ट है, स्पीड अप है, एक्सेलरेट है, तो फिर इसका जो ऑप्शन होगा वो फिर एंजाइम होगा। लेकिन अगर प्रोटीन है, स्पेसिफिक है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन का ऑप्शन हो, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो कोई और नहीं होगा, वो हार्मोन्स ही होगा।
अगर हम और आप लोग वैसे इस हार्मोन्स के इस फंक्शन को हम और आप लोग वैसे देख ले, तो जो हार्मोन्स होते हैं इसका बेसिक फंक्शन मेटाबॉलिज्म है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म है ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी की फिजियोलॉजी है, यानी वी कॉल इट कि ये ह्यूमन बींग्स की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। लेकिन साथ में आप लोगों के साथ एक बात और भी शेयर कर लूं, वो ये है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये सिर्फ किसी एनिमल यानी किसी ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी को कंट्रोल नहीं करता। हार्मोन्स का एक बड़ा और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोर्स में है, पता भी होना चाहिए, वो ये है कि ये फिजियोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के बॉडी में बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। इसलिए कहीं एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों से ये बात पूछी गई कि हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, तो दो मेन फंक्शन है, फिजियोलॉजी को भी कंट्रोल करता है और बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। और हम और आप लोग बिहेवियर के चैप्टर के अंदर भी इन हार्मोन के फंक्शन को हम और आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी हम और आप लोग इन हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे कि फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली जो मंथली साइकिल्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, इनमें कैसे वहां पे पर मंथ इसके बिहेवियर में भी फिर ये चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। सिर्फ मैंने आप लोगों को इशारा दे दिया है, उधर पे हम और आप लोग उन हार्मोन्स को और उनकी डिटेल को हम और आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन कम से कम आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जो हार्मोन्स होते हैं ये बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ बात ये बात शेयर कर रहा हूं कि ये इन चीजों को भी ये कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको हम आमतौर पे दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो याद रख ले, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में इनकी सीक्रेशन नहीं होती, यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर हार्मोन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वहां पे होते ही नहीं है। अगर है तो फिर ये यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, तब जाके मैं ओब्लिक इस तरह से लिखवा रहा हूं कि ये यूकैरियोट्स के अंदर जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इससे पहले हम और आप लोगों ने एक बात डिस्क्राइब कर ली है, डिस्कस कर ली है, वो ये है कि यूकैरियोट्स के अंदर तो हार्मोन्स प्रेजेंट है, और हार्मोन का अगर आप लोग फंक्शन देख ले तो वो तो फिजियोलॉजी है, वो तो बिहेवियर है। लेकिन अगर आप लोग यूकैरियोट्स के अलावा प्रोकैरियोट्स को देख ले तो प्रोकैरियोट्स के अंदर फिजियोलॉजी भी है, बिहेवियर भी है। तो फिर तो जहन में सवाल आ जाता है कि अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर हार्मोन्स नहीं है, लेकिन उधर पे जो हार्मोन है वो इन दो मेन पॉइंट्स को, इन दो मेन फंक्शन को कंट्रोल करता है, तो प्रोकैरियोट्स में भी अगर आप लोग देख ले वहां पे फिजियोलॉजी भी है, वहां पे बिहेवियर भी होता है। तो फिर जहन में सवाल आ जाता है कि आखिर फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका रिप्लेसमेंट क्या है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है। इसका सादा आंसर आप लोगों को बता रहा हूं, सादा आंसर आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख ले, कुछ लोग होते हैं जिनकी फेस की रीडिंग किसी से मिलती जुलती है, तो फिर हम ऐसे नहीं कहते कि जो फला है वो फॉर एग्जांपल वो उसका नाम आप ले कि ये वो है, नहीं, इस तरह हम नहीं कहते। वो फिर हम कहते हैं कि जो फला बंदा है या बंदी है ये उसकी तरह या उसकी तरह है, यानी वो नहीं है, उसकी तरह है। इसी तरह से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें हार्मोन्स नहीं होते, लेकिन हार्मोन की तरह कुछ केमिकल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो हार्मोन्स नहीं होते। बार बार बता रहा हूं, वो हार्मोन्स की तरह कोई चीज होती है, और अगर हार्मोन की तरह कोई चीज हो तो फिर इसका जो फंक्शन होता है वो भी हार्मोन की तरह होता है। तो इस हार्मोन्स, इंटरनल सीक्रेशन, केमिकल मैसेंजर, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोट्स में इसकी तरह कोई चीज प्रेजेंट है तो प्रोकैरियोट्स में हम इसका के लिए हम कोई और लफ्ज लगा लेते हैं और इनको हम फिर कहते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इसलिए आप लोग नोट्स वगैरह में भी, एमसीक्यूज के अंदर भी आप लोगों ने एहतियात करना है। अगर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर बात हो रही है, ये यूकैरियोट्स के अंदर इसकी जो बात है वो नहीं हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, इनमें भी थोड़ा सा फर्क जो है ये जरूर प्रेजेंट होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आमतौर पे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, यानी इतने हार्मफुल होते नहीं हैं। तो इनको बनाने के लिए भी कोई चीज तो प्रेजेंट होगी, कोई ऑर्गन होगा, कोई टिश्यू होगा, कोई सिस्टम होगा क्योंकि इन हार्मोन्स को बना दे। तो उन ऑर्गन्स को हम फिर कहते हैं ग्लैंड्स। इन ऑर्गन्स को, शाबाश, इनको हम फिर कहते हैं ग्लैंड्स। तो वो ऑर्गन, वो टिश्यू, वो सिस्टम, जो भी कोई चीज है जो कि हार्मोन्स को आपके बॉडी के अंदर बनाते हैं, उनको हम आप लोग ग्लैंड्स कहते हैं। लेकिन याद रख ले कि जो हार्मोन्स है वो आपके बॉडी के लिए है यूजफुल, हार्मफुल है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये यूजफुल है, हार्मफुल नहीं है, तो फिर मेडिकल साइंस में ये दो अल्फाज मैंने आप लोगों को समझाए हुए थे कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है
एक्सक्रीशन का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है सिक्रीशन का। एक्सक्रीशन का लफ्ज हम आमतौर पे मेडिकल साइंस में उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं कोई ऑर्गन हो, टिश्यू हो, सिस्टम हो, लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो फिर हम और आप लोग इसको एक्सक्रीटरी कहते हैं। लाइक मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किडनीज हैं, किडनीज यूरिन बनाते हैं, यूरिन आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, तब हम और आप लोग कह सकते हैं कि किडनीज आर एक्सक्रीटरी इन नेचर। लेकिन अगर आप लोग दूसरे साइड पे आ जाएं तो सेक्रीशन का लफ्ज भी है। सेक्रीशन का लफ्ज हम मेडिकल साइंस में उस टाइम पे लगाते हैं कि कोई ऑर्गन है, टिश्यू है, सिस्टम है, कोई भी चीज है, आपके बॉडी के अंदर किसी चीज को बना रहा है, लेकिन वो चीज आपकी बॉडी के लिए फितरतन यूजफुल है, तो फिर हम कहते हैं कि ये सेक्रेटरी इन नेचर है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स हार्मोन्स को बनाते हैं, हार्मोन आपके बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, तब जाके हम कहते हैं ग्लैंड्स आर सेक्रेटरी इन नेचर। इसका मतलब यह हुआ कि जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। कहीं आप लोगों ने इसके लिए लफ्ज एक्सक्रीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। हां, हम पढ़ेंगे बाज़ दफा इसकी सिक्रीशन ओवर या कम हो जाती है तो फिर मसले क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं। नॉर्मली हार्मोन आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, ये यूजफुल होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर 20 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स जो हैं ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी 20 से भी ज्यादा हैं ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें से 6 जो है, सिर्फ 6 आउट ऑफ 20, 6 जो है ना वो आपके कोर्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी 20 के 20 नहीं है, जो बाकी है वो भी नहीं है। इनमें से 6 इस चैप्टर के अंदर हम और आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन इन 6 के अलावा कोई 4-5 और भी ग्लैंड्स हैं जिसको हम और आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल आप लोगों को दे रहता हूं, सेमिनल वेसिकल है, जैसे आप लोगों को एग्जांपल दे रहता हूं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, हम और आप लोग पढ़ेंगे, कोपर्स ग्लैंड है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है, उनको हम और आप लोग वहां पे भी पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से 6 जो है ना वो इस चैप्टर के अंदर हमारे साथ वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो 20 ग्लैंड्स होते हैं, जो 20 ग्लैंड्स होते हैं, इनको फिर सेक्रीशन के बेस पे हम इनको 2 ग्रुप में हम इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। इनमें से कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ये जो एक्सो है इसका मतलब एक्सटर्नल है, जो क्राइन है इसका मतलब सिक्रीशन होगा। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं कि कोई ग्लैंड हो उनकी जो सिक्रीशन है, जिसको हम आप लोग कहते हैं हार्मोन, वो प्रेजेंट हो। लेकिन वो जो ग्लैंड है वो जिस हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, तो वहां तक पहुंचने में, किसी जगह तक पहुंचने में इनके लिए डक्ट की जरूरत हो, तो उसको हम आमतौर पे एक्सोक्राइन ग्लैंड हम इसको कहते हैं। तब जाके कुछ लोग इसको डक्ट और NESS, यू नो के अंग्रेजी के किसी लफ्ज के आखिर में अगर NESS आ जाए तो इसका मतलब हाँ है, यस है, तो डक्टनेस, डक्ट होगा इसमें। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडो मींस इंटरनल, क्राइन मीन सिक्रीशन, सो इंटरनल सिक्रीशन, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ग्लैंड है उसने किसी हार्मोन को सिक्रेट किया और वो जो हार्मोन है किसी जगह तक पहुंचने के लिए डक्ट का इस्तेमाल नहीं करता, ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि किसी तीसरी चीज के थ्रू, ख्वाह वो ब्लड हो, ख्वाह कोई और सिस्टम हो, तीसरे तरीके से वहां तक पहुंच जाए, तो फिर हम और आप लोग इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन चूंकि एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता, इसलिए कुछ लोग इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी हम इसको कहते हैं। तो एक्सोक्राइन का दूसरा नाम डक्टनेस है, जबकि एंडोक्राइन का दूसरा नाम डक्टलेस है। ये अल्फाज आप लोगों को समझ आने चाहिए। बजाइए कि इन ग्लैंड में मैं मजीद जाऊं, एक पॉइंट आप लोगों को और बता देता हूं, फिर हम और आप लोग इसके ऊपर आएंगे, तब जाके आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी जो है ये भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ कोई ग्लैंड है, उस ग्लैंड ने किसी हार्मोन को सीक्रेट किया, तो वो हार्मोन किसी जगह पे तो पहुंचेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो जगह है जहां पे ये पहुंच रहा है, जहां पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट मे बी ए सेल, दैट मे बी ए टिश्यू, दैट मे बी एन ऑर्गन, दैट मे बी ए सिस्टम, कोई भी चीज हो सकता है, दैट मे बी अनदर ग्लैंड, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई ग्लैंड किसी हार्मोन को सीक्रेट कर ले तो उस हार्मोन किसी और चीज को भी कंट्रोल तो करेगा, तो उस चीज को हम फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी हार्मोन की लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि इसका टारगेट है। इसके लिए हम एक खास लफ्ज लगाते हैं कि ये टारगेट है इसका। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक हार्मोन का एक टारगेट भी होता है। अगर वो टारगेट सेल है
तो फिर हम उस टारगेट को कहेंगे टारगेट सेल। अगर टिश्यू है टारगेट टिश्यू, अगर ऑर्गन है टारगेट ऑर्गन, अगर सिस्टम है टारगेट सिस्टम। तो ये हर एक चीज का अपना हर एक हार्मोन का अपना एक टारगेट होता है। जो टारगेट है वही नाम हम और आप लोग इसको देंगे। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये बता रहा हूं जो 20 है, 6 हम डिस्कस करेंगे। 2 ग्रुप में हम और आप लोगों ने इसको क्लासिफाई किया, और हर एक हार्मोन का अपना एक टारगेट भी है। जो टारगेट है 12 बता रहा हूं, इसका नाम भी होगा। तो आपके कोर्स में ये जो एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है, इसकी इस डिफिनेशन के अलावा कि डक्ट है या डक्ट नहीं है, इसके अलावा भी आपके कोर्स के अंदर एक इसकी डिस्क्रिप्शन है, एक 2 लाइंस में है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आप लोगों को असल में पता चल जाएगा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हम ग्लैंड किसको कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहां पे कोई ग्लैंड है, उससे कोई डक्ट निकला हुआ है, और वो जो डक्ट है इसका यहां पे कोई सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, ये उसकी तरफ आ रहा है। छोटी सी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहां पे कोई पानी का नलका है, उस पानी के नल को आप लोग कंसीडर कर ले कि ये हमारे साथ कोई ग्लैंड है, उस ग्लैंड से पानी जा रहा है, उस पानी को आप लोग कंसीडर कर ले कि इसका हार्मोन है, इसका प्रोडक्ट है, हार्मोन है। वो रबड़ के पाइप के थ्रू आप इसको, उस रबड़ के पाइप आप लोग कंसीडर कर ले कि इसका डक्ट है, उसके थ्रू आप लोग इसको पहुंचा रहे हैं किसी टारगेट, किसी प्लांट को। तो ग्लैंड हुआ नलका, पानी इसकी सिक्रीशन, पाइप इसका डक्ट, टारगेट जो है वो प्लांट है। तो ग्लैंड तो है ना, टारगेट तो है ना, सिक्रीशन तो है ना, लेकिन बीच में डक्ट है ना, तो फिर हम और आप लोग इसको एक्सोक्राइन कहेंगे। लेकिन हो सकता है ये पानी का नलका है, वो पानी का नलका है, नलका ग्लैंड, पानी उसकी सिक्रीशन, लेकिन बीच में वो पाइप नहीं है, डक्ट नहीं है। उधर टारगेट तक, प्लांट तक वो पानी कैसे जा रहा है? जमीन के थ्रू, खेत के थ्रू, कोई तीसरा तरीका है। तो फिर हम और आप लोग कहेंगे कि ये जो पानी का जो नलका है, जो ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन नहीं है, ये एंडोक्राइन है, इसमें डक्ट नहीं है, किसी तीसरे तरीके से उस टारगेट तक पहुंच रहा है। लेकिन आपके कोर्स में इस डक्ट और डक्ट के अलावा इसकी एक और डिफिनेशन भी है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप लोग वही पानी वाला, नलके वाला एग्जांपल ले ले एक्सोक्राइन में, तो पानी का नलका है, उसको आप लोग ग्लैंड कंसीडर कर ले, उसने पानी को सीक्रेट किया, यानी उसने हार्मोन को सीक्रेट किया। वहां पे रबड़ का पाइप है, यानी डक्ट है, वो टारगेट तक पहुंच रहा है डक्ट के थ्रू। लेकिन अगर आप लोग डक्ट देख ले, वो डायरेक्ट उस टारगेट के ऊपर उस पानी को ले जा रहा है, उस हार्मोन को उस टारगेट के ऊपर ले जा रहा है, डायरेक्ट ले जा रहा है। तो आपके बुक ने जो एक्सोक्राइन होते हैं, इसकी डक्टनेस के अलावा इसकी एक और डिफिनेशन की हुई है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हम उन ग्लैंड्स को कहते हैं कि जिनकी जो सिक्रीशन होती है वो टारगेट के ऊपर डायरेक्ट लगता है। लेकिन अगर मैं बाकी को एक्सप्लेन न भी करूं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि जो एंडोक्राइन होंगे उनकी जो सिक्रीशन होगी वो टारगेट के ऊपर डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। तब जाके हम कहते हैं कि इनकी जो सिक्रीशन होती है वो इनडायरेक्ट टारगेट तक पहुंचता है। और इसकी एक एग्जांपल आपके कोर्स में है भी, आप लोगों को बता देता हूं। तो मुझे जहां तक शक पड़ रहा है वो ये है कि हरगिज़ आप लोगों से इस तरह की बातें नहीं पूछी जा सकती कि डक्ट लेस जो ग्लैंड है या डक्ट वाले ग्लैंड है, इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं या एंडोक्राइन कहते हैं। ये 9-10 के पॉइंट्स हैं। जो एफएससी में है वो ये है कि आप लोगों से पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल कोई ग्लैंड है, उसने नाम लिखा होगा, वो ग्लैंड हो सकता है आपके कोर्स के अंदर ना भी हो, लेकिन उधर पे इसको लिखवा देगा कि अगर वो ग्लैंड है और वहां पे डक्ट है, या वहां पे लिखवा देगा कि डक्ट, मैं इसको आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी ग्लैंड का नाम लिखवा देगा और वो आपको बता देगा कि एक इस तरह का ग्लैंड है, इसके नीचे इसका टारगेट है, वो एक सेल है। तो जो ग्लैंड है उस ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं है। अगर डक्ट नहीं है तो फिर तो आपका जहन ऑटोमेटिकली चला जाता है कि ये एंडोक्राइन होगा। लेकिन साथ में वो लिखवा देगा कि उसकी जो सीक्रेशन है वो टारगेट के ऊपर किसी सेल का